ये खबर देखी आप सबने? मतलब इतने महीनों से गाजा के लोगों की एमसीबीसी करने के बाद, उनकी बिल्कुल ही ऐसी तैसी मारने के बाद, अब जाकर के इजराइल ने फाइनली हमास के साथ एक सीज फायर डील कर लिया है, जिसमें एक दूसरे के हॉस्टेजेस रिलीज करेंगे वगैरह वगैरह। पर सवाल ये उठता है कि ऐसी डील पहले ही क्यों नहीं हो गई? क्यों इतने लोगों की जाने गई बेगुनाहों की, इतना डिस्ट्रक्शन हुआ ऑन सच अ मास स्केल, और अब जाके क्या आपने डील कर ली? क्यों? क्योंकि इससे पहले इजराइल पब्लिक को चूरन बेच रहा था कि भाई हम आतंकवादी संगठनों के साथ नेगोशिएट थोड़ी करते हैं, हम उनके साथ कोई डील थोड़ी करेंगे, हमास तो आतंकवादी संगठन है, हम क्यों इनसे डील करें? और हमारी जंग तब तक जारी रहेगी जब तक कि हम हमास को कंप्लीटली एलिमिनेट नहीं कर देते। और अब आपने डील किससे करा है? हमास से, आतंकवादी संगठन से। और क्या हमास एलिमिनेट हो गया? नहीं हुआ। तो ये हुआ क्या आपके साथ? आप क्रोनोलॉजी समझिए, आप क्रोनोलॉजी समझ लीजिए। जब अक्टूबर 7 जैसे हॉरिबल और घासली अटैक के बाद इजराइल ने अपनी जवाबी कार्रवाई चालू करी, तो उन्होंने बोला कि भाई हमारा एम तो है हमास को कंप्लीटली एलिमिनेट करना, और इसके लिए हम हमास की टारगेटेड किलिंग करेंगे गाजा के अंदर। सिविलियंस को तो हम कहेंगे कि भाई आप सेफली निकल जाओ, हम हमास को टारगेट कर रहे हैं। अब कोई उस समय पूछता जिसमें एक भी ग्रे सेल फंक्शनिंग है कि ऐसा पॉसिबल भी है कि बिल्डिंग में हमास के लोग छुपे हुए और सिविलियंस छुपे हुए, और इजराइल कह रही है सिविलियंस निकलो, और उनके साथ हमास वाले नहीं जा रहे, वो पेशेंटली वेट कर रहे बिल्डिंग में कि अब इजराइल का बम गिरे हमारे ऊपर और हम फटके मर जाए, जन्नत की ओर जाए। आई डज इट वर्क लाइक दिस? मैंने तभी बोल दिया था कि भाई बिल्डिंग्स आर डिस्ट्रॉयड एंड सिविलियंस आर आस्क्ड टू लीव सो दैट दे कांट कम बैक, सो दैट दे बिकम परमानेंट रिफ्यूजीज, जो कि एग्जैक्टली ये केस हुआ है। और ये बात मैंने 19 अक्टूबर 2023 में बोल दी थी। בעזרת השם ובעזרת צה"ל, גם את ח'אן יונס נהפוך למגרש כדורגל. אני בטוחה שיהיה לחץ בינלאומי מתישהו, כן, אני מקווה שאחרי שנסיים את המשימה, לשקם את עזה ומה עושים עם עזה. ואז צריך לנצל את זה, לנצל את ההרס שאנחנו נמיט עליהם, לנצל את זה לרתום את מדינות העולם, שכל אחד תיקח מכסה. אפשר גם של 20,000, גם של 50,000, שגם הם ייתנו כתף ושנאפשר להם לצאת. צריך להבין, היה מסובך לצאת עד היום. היה קשה לצאת מעזה. אנחנו צריכים לשנות את הקונספט. ראש ממשלת סקוטלנד שגם הוא לא בדיוק עמד מאחורי הדיבור הזה. אמר מקודם צביקה שבשנים האחרונות 500,000 צעירים היגרו. צריך ש2 מיליון יעברו. באמת זה הפתרון לרצועת עזה. और जहां तक टारगेटेड किलिंग की बात है, 70% ऑफ द पीपल हु हैव डाइड इन इजरायली असॉल्ट ऑन गाजा आर विमेन एंड चिल्ड्रन। अगर आपकी टारगेटेड किलिंग थी हमास पे, तो 70% कैजुअलिटीज विमेन और चिल्ड्रन कैसे हो गए? इसका मतलब आप इनडिस्क्रिमिनेट बॉम्बिंग कर रहे थे। और यह काम 8 महीने से ऊपर करने के बाद, 30,000 से ऊपर गाजा के लोग मारने के बाद, और जब भी कोई पॉइंट आउट करता था इजराइल को कि भाई इतने सारे लोग आपने मार दिए, बस कर जाओ, तो वो कहते थे हम तो तब तक नहीं रुकेंगे जब तक हमास कंप्लीटली एलिमिनेट ना हो जाए। फिर जून 2024 में इजराइल आर्मी का स्पोक्स पर्सन आकर बोलता है कि भाई हमास कांट बी डिस्ट्रॉयड, हमास कैन नॉट बी कंप्लीटली इरेडिकेटेड एज इट इज एन आइडिया। अबे तो भाई तब तक आपने फिर 30,000 से ऊपर जाने क्यों ली? किस आधार पर ली? और ये 30,000 के करीब फिगर तो तब थी। पूरी वॉर में इजराइल ने अभी तक 46,000 पैलेस्टीनियंस को जान से मार दिया है, जिसमें आधे से ज्यादा बच्चे और औरतें थी। In the case of Ukraine, which I take you're familiar with, they estimate 500 children killed in 2 years. In the case of Gaza, 15,000 in 6 months. If you take the density of bombing, it's said that there was more relative destruction in Gaza than in Dresden or Hamburg during World War II. The number of medics killed, the number of journalists killed, the number of whatever number you take, it's in a completely different category. It's in a totally different level. Every article, and I take it you fellows read the British press. Mm-hmm. They're constantly making the comparisons. I read those articles. They're constantly comparing it with other war zones. More children killed in Gaza in 6 months than the number of children killed
in all the other war zones in the world, over 3 years, multiplied by 4. You hear what I'm saying? Yes. मतलब डिवास्टेशन का आप लेवल देखो, 90% आबादी, कितने परसेंट? 90%, 90% आबादी डिस्प्लेस कर दी इन्होंने गाजा में, और गाजा से 90%। सड़कों का हाल देख लो, 92% ऑफ द प्राइमरी रोड्स डैमेज्ड और डिस्ट्रॉयड। हेल्थ फैसिलिटी 84% डैमेज्ड और डिस्ट्रॉयड। परसेंटेज ऑफ वाटर एंड सैनिटेशन फैसिलिटीज डैमेज्ड और डिस्ट्रॉयड 67%। ये हाल जब आप कर दोगे किसी कंट्री का, तो क्या बचेगा उसमें? भाई मैं आपको समझा दूं, अगर आपकी समझ में नहीं आया अब भी, तो इजराइल वांटेड टू मेक गाजा अनलिवेबल। जब आप किसी देश में जहां आबादी ही 20 लाख के करीब है, वहां 2.5 लाख जितने घरों को तबाह कर दोगे, 69% ऑफ द स्ट्रक्चर्स को डिस्ट्रॉय कर दोगे, तो वहां पर रहने लायक बचा क्या बचा? मैं आपको बता दूं कि गाजा में जो लोग रहते थे वो पहले से ही रिफ्यूजीज और उनके वंशज थे, जो 1948 और उसके बाद से बेदखल कर दिए गए थे। वो लोग रहते थे यहां पर, अब उनको दोबारा रिफ्यूजी बनाया गया है, क्योंकि नेतन्याहू कभी भी 2 स्टेट सेटलमेंट के पक्ष में नहीं था। इसीलिए वो चाहता था कि कोई एक्सक्यूज दिखे और इनको यहां से बेदखल कर दिया जाए। समझे आप? एंड सेकेंडली, ही वॉज मोटिवेटेड बाय रिवेंज। मतलब पहले के टाइम पर ऐसा होता था कि 2 लोगों की लड़ाई हो आपस में, तो उसके पूरे गांव में ही आग लगा दी, उसके पूरे कुनबे की ऐसी मार दी। फिर थोड़े सिविलाइज हुए लोग तो ऐसी गालियां बनने लगी, तेरी माँ डैश डैश, तेरी बहन डैश डैश, जबकि उनकी क्या गलती उसमें? अब ये एक नया कंसेप्ट लेकर आई है इजराइल कि पूरे देश को ही तबाह कर दो अपने रिवेंज में। अब जो लोग आ जाएंगे, इजराइल हैज द राइट टू डिफेंड इटसेल्फ, वो जरा हॉलोकॉस्ट सर्वाइवर को ही सुन लो। Now look, I was born in Hungary. In 1956, when I was 13, studying for Bar Mitzvah, there was the Great Hungarian Revolution against Soviet occupation. And it was after that revolution that we became refugees and came to Canada. Now, did Russia have the right to defend itself against the Hungarian revolutionaries? You know, so, and mostly when we talk about Israel's right of defense, we're taking isolated Palestinian actions, but we're not saying that this population also has the right to defend against the occupation. I'm not justifying the terrible events of October the 7th. I'm talking in the absence of historical awareness. It all just looks like Israel defending itself. But against whom? Against the population that has been massacring in a number of thousands for 80 years and taking their lands and destroying their homes and jailing their children and torturing them. That's the history. Now, unless we know that, it all looks like this poor little country trying to defend itself. But against whom? Against people it's been occupying and displacing for 80 years. That's the history, as Israeli historians have shown. I don't make this stuff up. I wish it wasn't true. I wish I could believe in the dream of the Jewish state. I love that dream. Except I found out at what price, at what nightmare that imposed on the Palestinians. Now, in 2005, there was a study appeared in the Journal of World Psychiatry looking at traumatized populations under war conditions. The most traumatized children in 2005, this is before Hamas gained power in Palestine and in Gaza, the most traumatized kids were in Gaza. This population has been traumatized severely. Of course, they're full of rage. I'm not justifying anything they did, but I'm saying, what do we expect from this population that's been suppressed and tormented and crucified for decades?